जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। आज का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है मॉक टेस्ट नंबर 7 बिल्कुल महत्वपूर्ण और रामबाण है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड साइंस का जो 50 क्वेश्चंस होंगे 50% का जो आरआरबी लेवल 1 में पूछा जाएगा उसका यह वीडियो होगा। ऑलरेडी 1 से 6 वीडियो अपलोड है, आप चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे। तो बारीकी से हम लोग क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शंस को भी पढ़ेंगे। तो जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। जनरल साइंस और फिर जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर को देखेंगे लास्ट में। आइए क्वेश्चन का स्टार्ट किया जाए। पहला ही क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं गौर से। ये वेन ग्राफ का एक पहला क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। निम्नलिखित आरेख दिया हो, उसमें सेम समय वेन ग्राफ है और वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताना है और समय दिया हुआ सेम। आपको दूरी बताना है। दूरी बराबर क्या होता है, सबको मालूम है। दूरी बराबर होता है 4 गुनी समय। आई मीन वेग और समय का दोनों इक्वल जो समय ग्राफ होना चाहिए, उसके तहत पूछा गया है दूरी। और आपके पास यहाँ 5 सेकेंड भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5। तय की दूरी सरल रेखा में होगा। जब भी होगा एकदम बिल्कुल एक अल्टरनेटिव सरल रेखा में जाएगा। देखिए वो यही है, ये दूरी लिख रहा है और इसके नीचे का इस तरह से डायग्राम बन रहा है। तो यहाँ का क्षेत्रफल बनेगा तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब कर लीजिए। तो आपके पास अगर ये अल्टरनेटिव बन रहा है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, सेकेंड अल्टरनेटिव है, तो 5 देख रहे हैं, 5 गुणे 10 की दूरी हो रहा है। तो 25 जो मीटर दिया हुआ है, 2 ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए? नहीं समझे फिर से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? रेखीय संवेग संरक्षण है, जानबे करते हैं, संवेग मोमेंटम जो होता है। और यह किस न्यूटन के किस गति मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया के बराबर होता है। इस तरह का उसमें भी संवेग P1 V1 इक्वल टू P2 M2 इस तरह होता है ना। M1 M2 इक्वल टू M2 V2 इस तरह से होता है। फार्मूला इसका होता है तीसरे नियम से होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ जो होता है उसी के तहत होता है। फार्मूला में भी क्या होता है? M1 इंटू V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू फिर वही M1 V1 प्लस M2 V2 इस तरह से फार्मूला इसका आता है। थर्ड लॉ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा आरेख विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य के संबंध को दर्शाएगा? विद्युत धारा भी और विभवांतर के मध्य के संबंध को दर्शाता है। कौन सा आरेख? विद्युत धारा ध्यान रखेंगे और विभवांतर आई है और भी दोनों के इक्वल प्रोपोर्शन में आपको दर्शाएगा। तो कौन सा दर्शाएगा? तब इसमें देख ही सकते हैं कौन सा आलेख। देखिए आई दिया है और भी और एक अल्टरनेटिव आरेख बन रहा है। यहाँ पर आरेख बन रहा है। भी आई का आरेख मूल बिंदु से ही गुजरेगा। जो सरल रेखा बनेगा मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए मूल बिंदु से पहला ही जो ऑप्शन था वो सही है। दूसरा में देखिए मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, यहो नहीं, तीसरा भी नहीं गुजर रहा है। और यहाँ भी देख लीजिए इसका चौथा फिगर में ये भी नहीं गुजर रहा है। तो पहला इसका ऑप्शन करेक्ट था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे यही देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये वाली इस तरह का वेन ग्राफ के मूल बिंदु से गुजरना चाहिए, ये पहला आलेख करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन किसको देख लीजिए। ये 4 नंबर पाइए यहाँ पे। चीनी का सूत्र भी पहले देख लीजिए, C12H22O11 ये चीनी का फार्मूला है। तो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसका अनुभार पूछ दिया तो सारा सी के होता है कितने? तो 12 को 12 से गुना कीजिए, 12 गुने 12। फिर यहाँ देखिए 22 गुना हाइड्रोजन का 1, इस सब को गुना करके जोड़ लेंगे और 11 कार्बन का होता है 16। तो इस सारे को कैलकुलेट कीजिएगा आप। जब कैलकुलेट तो 12 गुने 12 144 ये हो जाएगा 22 से, और साथ में 11 गुने 16 करेंगे तो 176। इस सब को जोड़िएगा जवाब तो 342 आएगा। और 342 कहाँ पे है? ए इज द करेक्ट। समझ में आ गया? चलिए और सारा यहाँ पर दिया है। कार्बन 12 दिया है, यूनिट H1 यूनिट O दिया हुआ है, आसान भी है, आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर। 2 घोल A और B के pH मान क्रमशः 2 और 4 है। 2 घोल है A B है और उसका pH वैल्यू दिया हुआ है 2 और 4। दोनों घोलों के H+ आयन के सांद्रण का अनुपात पूछा गया। तो
तो बिल्कुल साधारण का जो होता है तो प्राथमिक घोल का अनुपात बता द्वितीय घोल का अनुपात है। तो प्राथमिक घोल का जो H प्लस आयन होगा तो 10⁻, यहाँ 2 या 10⁻², और इसका 10⁻4, और इसी का जो ऊपर लगेगा तो 10⁻2 हो जाएगा। यही तो आपके पास होगा 10⁻2 मतलब 100, और 100 हमारे पास ए ऑप्शन में है, देख लीजिए करेक्ट। समझ गए? आगे चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? बहुलक पूछा है, कौन नहीं है? तो देखिए शर्करा क्या है, एक प्रकार बहुलक है। यूरिया है, नहीं, यूरिया तो नहीं है। पॉलीथीन भी बहुलक है, सेलुलोज भी बहुलक है। यूरिया जो अपना है बहुलक ये नहीं है। एक पॉलीमर एक विशाल अणु और बृहद अणु वाला है। ये दो मैंने बार बार दोहराई गई कई उपसंश्लेषित पदार्थों से बना होता है। कौन? यूरिया। तो ठीक है, मोनोसेकेराइड जिनमें करते हैं शर्करा, मोनोसेकेराइड में आता है शुगर जो है। तो 6 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? एस्कॉर्बिक विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8 और O6। ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड के फार्मूला होते हैं। स्वाद में खट्टा होता है, विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन B, C में घुलनशील, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न 8, क्लोरीनन क्या है? तो क्लोरीनन एक प्रकार का क्या है, तो जो प्रदूषित जल होती है उसको क्लोराइड को थोड़ी मात्रा डालने से मिला दिया जाता है। तो प्रदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है, इसी का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो 8 का 1 है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 9, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबको मालूम है, जिसका फार्मूला ही होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है अगर शरीर में जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो पाइला ग्लोबोसल प्रयुक्त किया जाता है किसके फिल्टर में? तो किसके फिल्टर में किया जाएगा? तो ये देखिए, यही कैडमियम के फिल्टर में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो कैडमियम के फिल्टर में। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, पाइला ग्लोबोसा। ध्यान रखेंगे। 10 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बिल्कुल, गाय का जो दूध होता है उसमें क्या होता है? तो कैरोटीन होता है। क्या होगा भैया? तो कैरोटीन होगा, और इसी के कारण वह थोड़ा सा पीला होता है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्या होता है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हेप्टिस क्या है? हेप्टिस की अगर बात करिएगा तो हेप्टिस एक प्रकार का क्या है? हेप्टिस एक प्रकार क्या है? कूट प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, प्रतिरक्षी या संप्रतिजन। तो कैप्टिज क्या है बताइए आप लोग? तो हेप्टेन हो जाएगा। हेप्टेन छोटे अणु होते हैं, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और यह अपूर्ण प्रतिजन होता है। क्या होगा भैया? तो अपूर्ण प्रतिजन इसका इस प्ररूप होता है, बी जिसको बोलते हैं। एंटीबॉडी अपूर्ण प्रतिजन होता है। अगला 13, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को पोषक अभाव का, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को पोषक अभाव के रूप में मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को देख लीजिए, क्या है यहाँ पे? तो आयोडीन आप समझ ही रहे हैं, गलकंड 1 का यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरन समझ ही रहे हैं क्या होता है? रक्तपा, इसका 1 हो जाएगा। नियासिन में क्या प्रयोग कर लीजिएगा भैया? नियासिन में किसका प्रयोग करेंगे? और विटामिन B12 से क्या होता है? विटामिन B12 गलकंड। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में क्या होता है भैया? तो ये प्रासिनी रक्तता होता है, ये हो जाएगा 2 नंबर। और नियासिन का मतलब होगा प्लेंजिया, ये हो जाएगा 4 नंबर। तो लिख लीजिए इसका ऑप्शन किसके हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ पे हैं? तो 2 4 1 3, हाँ 2 4 1 3, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ये देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पादपों के द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकल जाता है? जो अतिरिक्त अंश होता है वह अस्टोमटा के द्वारा। अस्टोमटा कहाँ पाएगा भैया? अस्टोमटा क्या होता है? उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन के माध्यम से वो निकलता है, ठीक है। अस्टोमटा करता है, उसमें उत्सर्जन होता है और उसके माध्यम से वह निकल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्पंज क्या है? स्पंज एक प्रकार का बुलबुला होता है। पेरिफेरा स्पंज फाइलन पेरिफेरा का एक जीव होता है, ठीक है, और इसका शरीर छिद्र युक्त होता है, तब तो इसमें सूखने की क्षमता वगैरह होती है। और यह प्रत्यस्थ कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है भैया? एक जीव है, एक जंतु है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 16 क्या है? जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो जैव डीजल किसके द्वारा अधिकतर उत्पादित किया जाता है? तो जैव डीजल एक होता है यूफारबिस, क्या है? यूफारबी एसी। अब बताइए क्या होता है? जैव डीजल अधिकतर जेफ्रोटा जो होता है उस पौधे से निकाला जाता है। यह यूफारबिएसी फैमिली का पादप होता है। क्या होता है? यूफारबिएसी फैमिली का यह एक पादप होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित पत्र का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा? तो इसका जो नियंत्रण होता है वायु प्रदूषण के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाएगा भैया? तो वायु प्रदूषण के तहत किया जाएगा। तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषक नियंत्रण के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अगर 1 माइक्रोन है वह किसके बराबर होगा? तो यह होगा 1/1000 के बराबर। सी इज द करेक्ट। सबको मालूम है 1/1000 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों को उनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जो निकट दृष्टता संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसको निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा देते हैं? निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्तियों में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस को हम कनकेव बोलते हैं, कनकेव लेंस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्या कारण है भैया उसका? तो आप नहीं सोइएगा, उसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ मोचन होता है, आपके शरीर में इसकी मात्रा बढ़ सकती है। तो सी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो डैश इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह एक थर्मल पावर प्लांट जो संयंत्र होता है उसी के द्वारा यह उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषक फ्लाई ऐश कहलाते हैं और इससे बच के रहना है। अगला क्वेश्चन है 22, फोटोक्रोमिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरे रंग होने के गुणधर्म होते हैं? तो रजत ब्रोमाइड, रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट या रजत क्लोराइड। तो किसकी उपस्थिति? तो रजत क्लोराइड होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच में काला रंग होने की गुणधर्म पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक स्वरूप क्या है? हास्य गैस का अगर रासायनिक स्वरूप पूछेगा तो वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस के ऑक्साइड होता है। ये हंसाने वाली गैस हो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का क्या होता है? रासायनिक स्वरूप होता है। सी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या के उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें समस्थानिक का जो अंश होता है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच का जो न्यूट्रॉन संख्या की उपस्थिति के ही कारण होता है। तो न्यूट्रॉन संख्या कहाँ है भैया? तो ऊपर देख लेते हैं, इसका यहाँ पर होगा न्यूट्रॉन संख्या, ठीक है, तो देख लीजिए मिल ही गया है। तो न्यूट्रॉन जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जनरल अवेयरनेस और करंट 25 नंबर है मौखिक गर्भनिरोधक के रूप में प्रयुक्त हो जाए। अगर मौखिक गर्भनिरोधक गोली आपको लेना है तो वह महिलाओं लेती है, तो उसमें क्या होता है भैया? तो वो एक हार्मोन्स जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसको क्या कहता है? निष्क्रिय करता है। तो मौखिक गर्भनिरोधक गोली जो है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है बीज है, इसको क्या निष्क्रिय करता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन गर्भनिरोधक गोली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गर्भनिरोधक गोलियाँ महिलाओं के लिए रोज खाने वाली गोलियाँ हैं जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं और इन गोलियों के सेवन करने से महिला गर्भ से बची रहती है। तो ये है। चलिए अब आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का यह देखिए सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है 81, करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहिएगा? करेंसी नोट और सिक्कों को हम क्या कहेंगे? वस्तु मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, वैध मुद्रा, धातु मुद्रा। करेंसी नोट और सिक्कों को हम क्या कहेंगे भैया? तो इसको हम कहेंगे वैध मुद्रा। इसको वैध मुद्रा के रूप में हम इसको जानते हैं। क्या करते हैं? फ्लैट मनी के रूप में हम इसको जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ग्रामीण भारत में घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर औसत MPCE कितने रुपये होने का अनुमान है। MPC पूछा है कितने रुपये होने का यह अनुमान लगाया गया है, और यह अनुमान हमारे लिए जो है यह 4122 रुपये है, 4122 रुपये सारी क्षेत्रों के लिए भी ओवरऑल बता दिया है इसमें घरेलू उपभोग के लिए। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों के साथ लगी थी। लेकिन भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगेगी भैया, तो ये आपको लगेंगे 4 राज्यों के साथ। अब वह 4 राज्य कौन से हैं वो आपको हम बता रहे हैं। भूटान की सीमा तो पहले हम 4 राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पहला तो है पश्चिम बंगाल, WB इसको ध्यान रखिए। दूसरा आप आगे बढ़ेंगे तो असम, तीसरा अरुणाचल AP, और चौथा हमको आ जाएगा सर सिक्किम। सिक्किम भूल ही गए, सिक्किम। तो ये समझ गए होंगे, और इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन है, तीसरा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यही है यहाँ पे तीसरा। मैं इसको आउट करता हूँ, अभी देख लीजिए, देख लीजिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, 4 सीमा टच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भूटान भारत के साथ कितना किलोमीटर है, तो 699 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा, 699 किलोमीटर वो टच करती है, खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें ये भी हरियाणा में हुआ, लड़ी गई थी, ठीक है। हरियाणा में लड़ाई लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हुई थी। तो ये बस इतना था। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर डैश नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। कौन सा नमूना सर्वेक्षण लगाते हैं भारत में गरीबी रेखा का अनुमान, तो ये जो होता है ना सर, ये गरीबी रेखा का अनुमान हर 5 साल में हम करते हैं, लेकिन कौन सा ये संगठन है, कौन सा एक संस्थान है, तो NSSO, ये इसी ने किया था, NSSO है। इसी के द्वारा यह लगाया जाता है, और प्रत्येक 5 वर्ष में लगाया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ देख लीजिए, सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। लीजिए, कोयला उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुआ है 86 नंबर में, और कितना प्रतिशत का दर्ज किया है, तो 11.71% की वृद्धि दर्ज की गई है कोयला उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है। बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पहला भरहूत स्तूप है, दूसरा अजंता की गुफा है, तीसरा पतलाकेश्वर की गुफा है, चौथा सांची का स्तूप है। तो यह पूछा है वास्तुकला का बोध जो है ना, पातलेश्वर की गुफा जो है यही नहीं है, तो हमारा करें बाकी भरहूत, अजंता और सांची का स्तूप आपको बहुत संबंधित वास्तुकला के नमूने हैं। 8वीं शताब्दी की ये सब राष्ट्रकूट काल के था, राष्ट्रकूट काल के जो महाराष्ट्र में है, पालकेश्वर गुफा जो है महाराष्ट्र में ही है, राष्ट्रकूट से संबंधित, और 8वीं सदी का है ये, 8वीं सदी के ये सब संरक्षित हैं, पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा प्रतिबंधित है यह, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, एशियाई शेर में से केवल किस वन में पाए जाते हैं। देखो, एशियाई शेर है जो गिर वन में, सिर्फ गिर गुजरात में जो पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो है जूनागढ़ जिले गुजरात में है, और यहीं पर एकमात्र एशियाई आवासिक है लाइन्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, फ्लोट फेस्टिवल, ठीक है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में किस राज्य में, जो फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है तैरता हुआ टाइप का, किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो थेप्पोतोस्वा, और या उसको क्या बोलते हैं सर, थेप्पोतोस्वा या फ्लोट फेस्टिवल दक्षिण भारत के कुछ भागों में हिंदू मंदिरों में मनाया जाने वाला है, और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है धूमधाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान
भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अस्थायी थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बिल्कुल सबको सच्चिदानंद सिन्हा हैं और यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। एस सी मुखर्जी उस समय उपाध्यक्ष चुने गए थे, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना IAF के समग्र क्षमता विकास को नजर रखने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? राजेश कुमार सिंह, निर्मला सीतारमण, राकेश कुमार सिंह या जनरल उपेंद्र द्विवेदी? तो ये आपको करेंगे राकेश कुमार सिंह है। यही भारतीय वायुसेना के समग्र क्षमता के IMF वायुसेना के लिए समग्र समिति के नेतृत्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 92, श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध व्यक्ति से, कौन से संबंधित क्षेत्र से थे? श्याम बेनेगल का संबंध पूछा गया है, कौन से क्षेत्र से हुआ, अपने आप को परिपूर्ण करते थे। तो श्याम बेनेगल जो थे एक फिल्म निर्देशक थे। कौन थे भैया? फिल्म निर्देशक। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। बहुत सारी फिल्म थे, मंथन, जुनून, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस टाइप की जो फिल्में थी उनके लिए संबंधित थी श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग जो कि 16 अगस्त 1946 को, फिर से हम बोल देते हैं 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन पे ही मतभेदों के चलते असमर्थ हुआ था। 1946 में इसको मनाया गया था। 1946 को कलकत्ता हत्याकांड भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश भारत के बंगाल क्षेत्र में कलकत्ता शहर में मुसलमान और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक विद्रोह हुआ था। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ऊपर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या था, यही है क्योंकि मुझे ये याद है। देखिए बिल्कुल 16 अगस्त 1946 करेक्ट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सो पूछा। भारत का वन क्षेत्रफल 2424 क्या है? भारत का वन क्षेत्रफल 2445 वर्ग किलोमीटर है, सो पूछा गया है, 2445 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा है भारत का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, सो पूछा गया। तो इसका केवल 2 सही है, ये बेला जो 8 लाख वाला है ये केवल 2 सही होगा, बाकी पहला गलत था। अगला देख लीजिए 95, निम्नलिखित में से अमूमन ग्रह नहीं है, कौन सा इनमें से अमूमन ग्रह है? मंगल, मार्स, ठीक है, यम, यही प्लूटो जो है यम नहीं, इसको हटा दिया गया है, जुपिटर है और शनि है। 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया था? हटा दिया गया था, जो सबको भैया लोग को मालूम ही है। मंगल ग्रह एक मौना ग्रह में आ गया है। 2000 में जो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया था। ठीक है, और हटाने का किसी के ग्रह को ये क्रॉस करता हुआ था, अरुण और बृहस्पति के। अगला क्वेश्चन 96, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भैया गुजरात में है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को गुजरात में उद्घाटन हुआ है। यह वर्धा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन 29 अक्टूबर 2024 को देवभूमि द्वारका में कपूरंडी चेक पोस्ट पर किया गया है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा सबसे बड़ा आवास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, किस ब्रिक्स देशों ने चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का फैसला लिया? अब ये जो चीन का एक योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया, तो यह कौन भैया बाहर हुआ है उसके बारे में हमको देखना है। ये ब्राज़ील क्या अपने आप को बाहर कर लिया, क्या कर लिया है? बाहर कर लिया है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया जाता है? सिंधु घाटी में लोथल जो था यह एक बंदरगाह था। लोथल गुजरात में पड़ता है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल खंभात की खाड़ी में साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे है। और एकमात्र सिंधु स्थल था जहाँ कृत्रिम ईंटों का गोदीबारा सिंधु घाटी के लोगों ने मुख्य बंदरगाह के रूप में जानकारी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट 99, भारत की जीडीपी की सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? अगर सबसे अधिक जीडीपी के तो महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की सबसे अधिक जीडीपी इसमें हिस्सेदारी प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से अधिक है, लेकिन गुजरात के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन है,
अंतिम क्वेश्चन को देख लेना है। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से बोला है, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है। अब देख लेते हैं। तो सहायक संधि, अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। नहीं, यही गलत है भैया। सहायक संधि की नीति सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली का काल क्या था, 1798 से 1805 के दौरान आया था, ठीक है। दूसरा देख लीजिए अब, यदि भारतीय शासक भुगतान करने के लिए विफल रहे तो उनके क्षेत्रों का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लेगा। ये बिल्कुल सही है। और भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ता था, तो ये भी सही था भैया। पहला लेकिन गलत था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का। हैदराबाद में निजाम जो थे सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि को अपना लिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बस आज के दिन इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।